बच्चों, ये है आपका मिड टर्म एग्ज़ाम 2024-25 7th क्लास साइंस का पेपर, साथ में इसकी आंसर की मार्किंग स्कीम भी है। अगर आपने ये पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में दिया है तो अपने मार्क्स चेक कर लीजिए कितने सही कितने गलत हैं। साथ में नेक्स्ट ईयर आपके लिए एज ए सैम्पल पेपर बहुत यूज़फुल रहेगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला सवाल, उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट वीडियो आपको लगातार मिलती रहेगी। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला खंड रहता है पार्ट, उसमें आपको 1 से 12 तक के क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको शॉर्ट आंसर लिखना, 1 वर्ड आंसर। और सबसे पहले हम हिंदी मीडियम में शुरू करते हैं, फिर इंग्लिश मीडियम में। तो पहला प्रश्न है कि नीले हरे शैवाल स्वपोषी होते हैं। अच्छा, स्वपोषी और परपोषी है ना, 2 टाइप के पौधे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, यानी कि आपने लिखना है इसमें सत्य और अंग्रेजी में लिखेंगे ट्रू। दूसरा प्रश्न था कि चाल का मूल मात्रक किलोमीटर पर आवर है, तो ये बिल्कुल गलत है, इसमें आप लिख देंगे असत्य। तीसरा है एक विद्युत चुंबक लोहे के टुकड़े को आकर्षित करती है। भाई विद्युत चुंबक जो होता है क्या वो लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींचता है? बिल्कुल सही है, ये खींचता है, तो आपने इसे सत्य यानी कि ट्रू आंसर देना है। अगला है प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है। प्रत्येक वस्तु जो अपने नियत चाल यानी कि सिस्टमेटिक वे में गति करती है क्या? भाई ऐसा नहीं है, कभी धीरे हो सकती है कभी तेज़ हो सकती है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका ये वाला गलत हो गया, ठीक है। आगे अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो आपको इन्हें फिल करना है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले रहेगा वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? जो वाहन में जो दूरी है उसे क्या कहते हैं? उसका आंसर लिखेंगे ओडोमीटर, ठीक है। और इंग्लिश में भी ओडोमीटर ही होता है, हिंदी में भी ओडोमीटर ही होता है। अगला प्रश्न है विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके डैश टर्मिनल को निरूपित करती है। तो आपको यहाँ पर जो डैश दिया है इसमें क्या लिखना है? तो ये रहता है पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव जानते हैं, प्लस वाला होता है एक माइनस वाला होता है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव लिखेंगे आप, सकारात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। अगला प्रश्न है वह जीव जो परपोषी पर रहकर उसे आवश्यक पोषकों से वंचित करता है वह क्या कहलाता है? क्या है उसका नाम? तो इसका नाम लिखेंगे आप, ये है पैरासाइट यानी कि परजीवी, इसे कहते हैं हम परजीवी, ठीक है। अगला है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति क्या कहते हैं? उसे जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति है उसे कहते हैं यस, तो इसका नाम है फ्यूज़। आपने फ्यूज़ देखा होगा, जब भी लाइट ओवर होती है, ओवर मतलब ज़्यादा पावर में होती है तो फ्यूज़ उड़ जाता है, तो इसे फ्यूज़ कहते हैं और हिंदी में भी फ्यूज ही बोलते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते? ये यहाँ पे आपको फ्यूज लिखना है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और अगला प्रश्न है 2 शहरों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मात्रक। भाई 2 शहरों के बीच में अगर आप मापेंगे तो किससे मापते हैं? तो ये रहता है आपका किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का किलोमीटर, कितना किलोमीटर है आप बताते हैं, इस गांव से इस गांव की दूरी इतने किलोमीटर है, तो ये नापते हैं km यानी कि किलोमीटर से। 9वें प्रश्न में अथवा है, या तो आप ऊपर वाला लिखेंगे या नीचे वाला। तो दोलन गति का एक उदाहरण आपको देना है, तो दोलन गति का एक उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे तो इसमें आंसर आप देख सकते हैं सिलाई मशीन की जो सुई होती है, सिलाई मशीन की सुई दोलन गति है। इस तरह से और भी कोई एग्जांपल आपको याद आ रहा हो तो मुझे कमेंट में लिखेंगे और साथ में आप मुझे बताएं कि आपने किसका क्या आंसर लिखा है। कमेंट में अपना नाम, अपने स्कूल का नाम भी ज़रूर मेंशन करें कि आप हमारी वीडियो को कौन से स्कूल से देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा एक ही उदाहरण देना आपको। अगला है रंध्र छिद्र के आसपास उपस्थित कोशिका का नाम। जो रंध्र छिद्र है उसके जो आसपास जो कोशिका होती है उसका क्या नाम लिखेंगे? तो ये होती है रक्षक कोशिका, इसका नाम है रक्षक कोशिका यानी कि गार्ड सेल, है ना, अंग्रेजी में कहें तो गार्ड सेल इसे बोलते हैं। अगला है 11वां विद्युत फ्यूज के स्थान पर आजकल उपयोग की जाने वाली युक्ति का नाम। भाई विद्युत फ्यूज नहीं लगा रहे हैं आजकल, तो आजकल क्या लगा रहे हैं इसमें?
इसे हम MBC कह सकते हैं, MCV। तो पहले ज़माने में फ्यूज़ होता था। फ्यूज़ का मतलब क्या है कि यहाँ जो लाइट जा रही है वो इससे यहाँ से पार होगी, लेकिन इसके बीच में पतली सी तार लग जाती है, और अगर यहाँ पे ज़्यादा पावर आ जाती है तो ये तार ब्रेक हो जाती है। लेकिन आजकल क्या लगाते हैं, MC लगाते हैं ना, MCB कहते हैं उसे। तो आजकल MCB का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ही लाइट ज़्यादा होती है, पावर ज़्यादा होती है, कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो ये MC जो है डाउन हो जाती है। आपने सुना होगा MC डाउन हो गई है। अगला प्रश्न है, पादपों में भोजन किस रूप में भंडारित होता है? जो पादप यानी कि पौधे हैं वो अपने भोजन को भंडारित कैसे करते हैं, कलेक्ट कैसे, इकट्ठा कैसे करते हैं? तो ये स्टार्च से करते हैं, स्टार्च। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे स्टार्च। अथवा में उस इकाई का नाम लिखो जिनसे जीवों के शरीर बने होते हैं, तो इससे कहते हैं कक्ष। ठीक है, तो ये आपके पास शॉर्ट आंसर थे। कक्ष यानी कि शेल भी आप इसे कह सकते हैं, शेल। और अब आपको खंड ख से प्रश्न थोड़ा बड़े टाइप के लिखने, आपको एक्सप्लेन करना है। क्या होता जब चुंबकीय सुई कंपास किसी तार के निकट लाई जाती है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाह हो रही है, विद्युत धारा आगे पास हो रही है? इस पर ध्यान देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? किसने ध्यान दिया था इसमें? जो पहला व्यक्ति था, जो भाई विद्युत कैसे आगे पास हो रही है, तो इसका नाम था यस। तो आपको ये 2 पार्ट में आंसर है। पहला, क्या होता जब चुंबकीय सुई कंपास किसी तार के निकट लाई जाती है, है ना, जिसमें से विद्युत धारा प्रवाह हो रही है। तो जब कंपास की सुई के पास रखे तार में धारा प्रभावित होती है तो वह विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, और अगर आपको उसका नाम बताना है तो इसका नाम है HC ऑस्टेड, है ना। अगला प्रश्न देखोगे, यस। अच्छा, ये आपका इंग्लिश मीडियम में आ गया। तो इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ से आंसर लिखने हैं, और पहला प्रश्न जो है वो अभी आपने ये देख ही लिए होंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार इंग्लिश में बताता हूँ। पहले का ट्रू है, दूसरे का फॉल्स है, तीसरे का ट्रू है, चौथे का फॉल्स है। मतलब ट्रू फॉल्स। ठीक है, आगे 1 मिनट। पाँचवा प्रश्न है, पाँचवें का लिखेंगे ओडोमीटर, छठे का लिखेंगे आप पॉजिटिव यानी कि प्लस वाला, सातवें में लिखेंगे पैरासाइट, एंड 8वें का आंसर आएगा फ्यूज़। 90 में बात करेंगे तो 90 का किलोमीटर हो गया, और 90 मीटर की दूसरे पार्ट में लिखेंगे गिव एन एग्जाम्पल। तो आप एग्जाम्पल कुछ भी इसमें दे सकते हैं, जैसे मशीन की सुई वगैरह मैंने बताया आपको। इसे नेम ऑफ द सेल 10वां, तो 10वां लिखेंगे गार्ड सेल, उसका नाम है। और 11वें में देखेंगे MCB यानी कि जो MC डाउन की जाती है जब भी लाइट ज़्यादा हो जाती है। और 12वां है आपका 12वां है स्टार्च है, और अगर आप अथवा वाला करेंगे तो इसमें आएगा आपका सेल। ठीक है, आगे आपको मैंने क्लियर कर दिया दूसरा। अब तीसरा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? जो जीव हैं उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, क्या करते हैं वो खाना खा के? मैं सिंपल सी बात है, हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, दिन भर हम काम करते हैं तो यार हमें ऊर्जा भी चाहिए ना, एनर्जी। तो भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि हमें एनर्जी मिलती है। दूसरी चीज़ हमें बीमारियों से बचाता है। जितना हम खाना खाएंगे पेट भरा होगा, हेल्दी रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, उतना बीमारियों से बचेंगे। और अगर बढ़िया खाना खाएंगे जैसे हरी पत्ती वगैरह सब्जियाँ, तो बीमारी हमें लगेगी ही नहीं। ठीक है, अथवा में या तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, या तो आप ये वाला कर सकते हैं। पोषक क्या होते हैं? भोजन में उपस्थित 2 पोषक तत्वों के नाम आपको बताने हैं। तो सबसे पहले तो पोषक होते क्या हैं? हमारे शरीर के लिए आवश्यक भोजन के घटक जो पोषक कहलाते हैं। और अगर आप 2 पोषकों के नाम बताएंगे तो वसा है, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा कुछ और नाम आप हमें कमेंट में भी ज़रूर सजेस्ट कीजिए। अगला प्रश्न, एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2s है, तो 18 दोलन में लगने वाले समय को परिकलित कीजिए। आपको बताना है
कि जो सरल लोलक है उसका आवर्तकाल 2s है, तो 18 दोलन में कितना समय लगेगा ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है भैया, एक दोलन में 2s लग रहा है तो 18 दोलन में कितना लगेगा, सिंपल सा 2 को इंटू कर देंगे 18 से, तो ये आ जाएगा आपका 18 दूना 36 है इसका टाइम लगेगा। बस सिंपल सा है। अगला 5वां प्रश्न है, बल्ब के स्थान पर प्रदीप्त नलिकाओं जो CFL का प्रयोग क्यों किया जाता है। भैया आजकल बल्ब की जगह CFL का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले कि बिजली कम खपत होती है। CFL में आपने देखा होगा 8 वाट का 10 वाट का मतलब उसमें पावर होती है और लाइट पूरी होती है। पहले में 100 वाट का बल्ब होता है, 200 वाट का, तो इतना ज़्यादा बिल भी आता है, तो भाई बिल भी कम आएगा, गर्मी भी आपको कम लगेगी, एनर्जी मतलब जो बिजली है उसकी बर्बादी कम होगी, साथ में वो बिजली कहीं दूसरी जगह यूज होगी, है ना। दूसरा प्रश्न देखिए कि किन्हीं 2 विद्युत उपकरणों के नाम लिखो जिनमें विद्युत चुंबक होता है, चुंबक का उपयोग होता है। तो आपको 2 विद्युत उपकरणों के नाम बताना है, जैसे मोटर बता सकते हैं आप, जो भी मोटर है आप घर में यूज़ करते हो, साथ में बिजली वगैरह का पंखा है ना, और कूलर का पंखा वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें बता सकते हो। अगला प्रश्न है, निम्न के तथ्यों को ठीक करके लिखेंगे, तो ये गलत है, देखो अंडरलाइन किया हुआ ये गलत वर्ड है, आपको इसे सही करना है। तो पहला तो है कि प्रकाश संश्लेषित के लिए सूर्य का प्रकाश रंध्र द्वारा अवशोषित होता है, तो ये रंध्र शब्द गलत है, यहाँ पे आएगा क्लोरोफिल, तो रंध्र की जगह क्लोरोफिल लिखेंगे। दूसरा है मंड यानी कि स्टार्च आयोडीन विलयन से अधिक अभिक्रिया करने पर लाल रंग देता है, तो ये लाल रंग नहीं देता भाई, ये कैसा रंग देता है, नीला काला रंग देता है। तो इस तरह से आप आंसर इसमें लिख देंगे। असमान गति के 2 उदाहरण बताने, जो असमान गति है इसके 2 उदाहरण बताएंगे। किसी व्यस्त सड़क पर कार की गति, भाई बिजी है रोड, है ना, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, तो गाड़ी चल रही है, कभी तेज़ चल रही है, कभी धीरे चल रही है, कभी रुक रही है, तो असमान गति हो गई। या जब ज़मीन पे आप गेंद को लुढ़काते हो तो पहले बड़ी तेज़ी से चलेगी, स्पीड में चलेगी, फिर धीरे धीरे चलेगी, तो ये क्या है, असमान गति, समान नहीं है ना। अब आप कहोगे घड़ी की सुई है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जो घड़ी की सुई है वो असमान गति है या समान गति है ना। घड़ी की सुई समान गति है कि असमान, ये कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ताकि आपका ये भी टेस्टिंग होता रहे कि आप कितना समझ पा रहे हो। अगला प्रश्न है, दोलन गति को परिभाषित करना है आपको अथवा में। तो भाई दोलन गति आप बता सकते हैं, एक गति ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के बाद स्वयं को दोहराती है, वो दोलन गति कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए ये देखा होगा आपने घंटी, इस तरह से, तो घंटी है ना, वो इधर जाएगी फिर इधर आएगी, फिर इधर जाएगी फिर इधर जाएगी। इसी तरह से कुछ चीज़ आपने देखा होगा, जैसे मशीन की सुई बताया, तो ये कंटिन्यूअसली दोहराती है, ऊपर आएगी नीचे जाएगी, ऊपर आएगी नीचे जाएगी, ऊपर नीचे, ऐसे वो करती रहती है, तो ये दोलन गति हो गया। अगला प्रश्न है, गीता के कमरे में रात्रि लैंप नहीं है, जो लाइट का जो मतलब टॉर्च वगैरह है, वह मंद रोशनी के लिए अपने कमरे के बल्ब के ऊपर तौलिया डाल देती है। भाई कि नाइट बल्ब होता है ना, जो बहुत कम लाइट देता है, बहुत थोड़ा सा, कुछ लोगों को रात में बिना लाइट के सोने की आदत नहीं होती, तो 0 वाट का बल्ब लगा देते हैं, लेकिन उसके कमरे में है ही नहीं, तो उसने क्या किया, बल्ब के ऊपर क्या तौलिया डाल दिया। क्या यह सही कदम है? अपने उत्तर की पुष्टि और कारण भी लिखेंगे, क्या उसने सही किया है। भाई बल्ब के ऊपर तौलिया डालना सही नहीं है। आप ये देखोगे, मान लीजिए ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, चाहे ये 10 वाट का 8 वाट का हो, अगर आप इसमें हाथ रखेंगे तो पहले तो आपको ठंडा सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ेगी। अब आप सोचो उसने रात भर तौलिया डाल दिया, तो ये गर्मी कितना हीट करेगी, और तौलिया जल सकता है, तौलिए से बल्ब फट सकता है, पूरे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तार जल सकती है, पूरे घर में आग लग सकती है। तो प्लीज़ आप इस तरह के काम बिल्कुल ना करें, ये सही नहीं है। आप भले एक 0 वाट का बल्ब लगाएं, लेकिन बिजली से आपको कभी भी नहीं खेलना है। किसी विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? भाई बड़ा सिंपल सा है, उसमें कितने टर्मिनल होते हैं? 2 होते हैं, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला, है ना। तो इसे सकारात्मक धनात्मक और इसे नकारात्मक ऋणात्मक सेल कहते हैं। परपोषण तथा मृत पोषण में अंतर बताइए। परपोषण और मृत पोषण यानी कि परजीवी और अमृतजीवी।
तो आप इनमें अंतर बता सकते हैं। चलिए मैं बताया तो परपोषण क्या होता है, वे अपने पोषक तत्व अपने मतलब खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों पर डिपेंड होते हैं। वे जीवित जीवों पर भोजन करते हैं, वे दूसरे जीवों का भोजन करेंगे। मृत पोषण क्या होता है, ये मृत और सड़ते हुए पदार्थ खाते हैं। जो मृत पोषण होते हैं वो सड़ा हुआ पदार्थ या मरा हुआ डेड बॉडी पे लगेगा या कोई सड़ जाए तब उस पे लग जाएगा, है ना। मृतकों पर पाचक रस का श्राव वगैरह करते हैं, जो मरे जाते हैं उसमें जो गंदगी निकलती है उसको वो खाते रहते हैं। तो परपोषण और मृत पोषण। या तो अथवा वाला करेंगे आप। यदि कीटभक्षी पादप हरे रंग का होता तथा प्रकाश संश्लेषण करता तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है। नाइट्रोजन युक्त 2 पोषकों के नाम बताएंगे। सबसे पहले प्रश्न को समझें। पहले क्या कह रहे हैं कि यदि जो कीटभक्षी पादप हरे रंग का होता तथा प्रकाश संश्लेषण करता तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है। और दूसरा है कि नाइट्रोजन युक्त 2 पोषकों के नाम आपको बताने हैं। तो सबसे पहले 2 नाम आप नोट कर लीजिए, जो 2 नाम हैं। इसके अलावा आप कुछ भी और लिख सकते हैं, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, ठीक है। अब पहला देखो कि ऐसे पौधे जो कीड़ों से विशेष पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, ठीक है, इसलिए वो कीटों का भक्षण करता है। अगला प्रश्न है, सुरेश 1 घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करता है और यही दूरी रमेश 2 घंटे में तय करता है। दोनों की चाल बतानी है, इनमें से किसकी चाल अधिक है। भाई सुरेश जो है 1 घंटे में 70 किलोमीटर चलता है, 70 किलोमीटर, और वही चाल दूसरा 2 घंटे में चलता है। तो 70 किलोमीटर एक तो 1 घंटे में चलेगा, दूसरा दूसरे घंटे में। तो सबसे पहले चाल बताना है और फिर किसकी चाल अधिक है। तो सबसे पहले आप दोनों का निकालेंगे। सबसे पहले देखो सुरेश जो है वो 1 घंटे में कितना 70 किलोमीटर चलता है, तो इसका आप लिख सकते 70/1, यानी कि 1 घंटे में 70 किलोमीटर। वही जो कौन है दूसरा, रमेश, तो रमेश क्या करता है, इसी 70 किलोमीटर को 2 घंटे में मतलब वो करता है। इसके मतलब वो 1 घंटे में कितना चलता है, 35 किलोमीटर। जबकि सुरेश कितना चलता है, 70 किलोमीटर। सुरेश 1 घंटे में 70 किलोमीटर चलता है, रमेश 1 घंटे में 35 किलोमीटर चलता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों में से चाल किसकी ज़्यादा है, 1 घंटे में ज़्यादा कौन चल रहा है, कमेंट में बताएंगे। और ये आपको इंग्लिश मीडियम में सेम आंसर जो आपने हिंदी मीडियम में देखे उन्हीं को आप इंग्लिश मीडियम में समझ लीजिए। बाकी समझा मैंने दिया है। अगला प्रश्न आपके लिए 11वां प्रश्न है, एक उदाहरण के साथ सहजीवी संबंध का संक्षिप्त विवरण आप बताएंगे। सहजीवी संबंध क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सहजीवी संबंध बताना है। तो जब दो जीव आपस में उनके बीच में जो संबंध होता है, निकट सहयोग में रहते हैं, वो अत्यंत मतलब क्लोज रहते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, तो 2 दोस्त क्लोज रहते हैं, तो वो उनका संबंध हो गया। जैसे वे दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, फ़ायदे में रहते हैं, मतलब ये भी आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जो भी कुछ रहे। एग्जाम्पल अगर लाइकेन, कवक और शैवाल के बीच में एक सहजीवी संबंध है ना, सहजीवी संबंध, बस आपको ये क्लियर करना है। अगला प्रश्न है, क्या होता है यदि पृथ्वी पर पौधे ही ना होते। भाई कमाल की बात है, अगर पृथ्वी पे पौधे नहीं होते तो क्या होता। सबसे पहला, यदि पौधे ना होते तो प्रकाश संश्लेषण करने वाला कोई भी ना होता। भाई प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं, पौधे ही तो करते हैं, है ना। तो पौधे जब प्रकाश पौधों पे आता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इसी प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधे क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा, भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हम पौधों पर ही डिपेंड होते हैं। कई सारी चीज़ें हमें पौधों से मिलती है। अनाज भी पौधे उगाएंगे तभी मिलेगा, है ना। फल फूल मिलते हैं हमें, अगर वो ना होगा तो हम भी मर जाएंगे, कई जीव जंतु मर जाएंगे। इसी तरह से ऑक्सीजन वो हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो आप लिख सकते हैं। बाकी मुझे कमेंट में एक प्यारा सा एग्जाम्पल आप ज़रूर बताएं, अगर पौधे ना होते तो क्या होता। अब ग प्रश्न है, ग को आपको मैच करना है, मिलान करनी है। तो ए कॉलम वालों को बी से मैच करना है। चलिए, जो ए है, एक समान गति चाल, इस पे पहले का है आपका 6, ठीक है। इस तरह से मिलाते रहेंगे। समय अवधि
तो समय अवधि आवर्तकाल यानी कि सरल दोलक। दूसरा है स्पीडोमीटर, चाल मापी। तो चाल मापी का हो गया आपका चाल मापने वाला, चाल मापी हो गया। तीसरा है घड़ी, तो घड़ी का क्या रहता है भैया, समय मापने के लिए घड़ी। उसके बाद चाल, तो चाल क्या हो गया आपका, चाल देखो कहाँ है, यस चाल कहाँ है, चाल ये चाल है, तो चाल के लिए आएगा गति की दर, है ना। और अब आ गया आपका वर्तुल गति, तो वर्तुल गति एक ही बचा, कौन सा, मैरी गो ग्राउंड, राउंड सॉरी। तो ये आप इस तरह से मैच करेंगे। अगला प्रश्न आपके लिए विद्युत परिपथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक रहता है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच धारा प्रवाह के लिए एक पूरा पथ बनाता है। विद्युत परिपथ आप ये मान के चलिए, एक बैटरी है, ये दूसरी बैटरी है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, इस तरह से एक परिपथ बनाता है, ये माइनस ये प्लस। तो इस तरह से ये वाला इस पर टच होता है, ये वाला माइनस वाला प्लस पे टच, प्लस वाला माइनस पे टच होगा, और एक तार यहाँ से जाती है, एक तार यहाँ से, और इस तरह से आप जो बिजली यहाँ पे जला सकते हैं। तो ये क्या हो गया, विद्युत परिपथ हो गया। इसको समझें। बल्ब तभी दीप्त होगा जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाह होती रही है। बल्ब तारों के माध्यम से सेल से जुड़ा होता है। यदि यह परिपथ बीच में कहीं टूट जाता है तो विद्युत धारा रुक जाता है और बल्ब दीप्त नहीं होता। अगर बीच में टूट जाए, मान लीजिए फिर से दिखाता हूँ, एक बैटरी है, एक बैटरी है, एक बैटरी है, अब यहाँ से प्लस गया है और ये माइनस है तो माइनस भी गया। अब ये इस पर टच है, ये इस पर टच है, तब तो बल्ब जलेगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक हो गया और तार फिर भी लगा हुआ है, ब्रेक यहाँ पे हो गया तो ये नहीं जाएगा, बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, इनको आप समझेंगे। एक विद्युत परिपथ विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा मानी जाती है। तो इसका रहेगा धनात्मक से ऋणात्मक, धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल। अभी मैंने बताया आपको कि ये जो प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस वाला माइनस से जुड़ता है, यानी कि धनात्मक से ऋणात्मक। अगला प्रश्न आपके लिए, बल्ब के अंदर उपस्थित पतली तार रोशनी देता है, वो पतली तार क्या कहलाती है? पतली तार को क्या कहते हैं? तो ये है आपका तंतु, तंतु कहते हैं उसे, डी। अब आपको इंग्लिश मीडियम में यहाँ से आप समझ सकते हैं, जो भी मैंने क्लियर कर दिया है। बस मकसद आपको आंसर बताना है और पेपर समझ आ जाए, किस तरह से करना ये क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है, सही तथ्य को पहचानिए। इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? बल्ब दीप्त होता है। चलिए एक बार थर्ड को पढ़ते हैं। थर्ड में कि बल्ब जब दीप्त होता है तब स्विच ऑन हो, जब स्विच ऑन हो। भाई स्विच ऑन होगा तभी तो बल्ब जलेगा, ये वाला बिल्कुल सही है। अब ये क्या लिखा कि बल्ब दीप्त होता है जब परिपथ टूटा हो। भाई आगे करंट जा ही नहीं रहा तो बल्ब जलेगा कैसे, इसलिए पहले वाला आपका गलत हो गया। बल्ब दीप्त होता है जब स्विच ऑफ हो, स्विच ऑफ होने पे भी बल्ब नहीं जलेगा, है ना, और ये तो है ही नहीं। तो आपका सही आंसर सी हो गया है। या तो आप सी में ये वाला आंसर देख सकते हैं, और या तो ऊपर वाला करेंगे या नीचे वाला। एक से अधिक सेलों का संयोजन कहलाता है। जब एक से ज़्यादा संयोजन हो, मतलब जुड़े एक दूसरे से, तो उसे कहते हैं हम बैटरी, ए बैटरी। अगला है बाग गमलों में, बाग गमलों में। भाई वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ना करें। बाग अथवा गमले में पौधे उगाने से हम पौधों का मूल्य अपने जीवन में समझ पाते हैं। पौधे खाने के रूप में हों, औषधियों के लिए हों, आश्रय के लिए हों, हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। पौधे हमारे वातावरण को सुंदर भी बनाते हैं। अपने गमले में लगाए होंगे बालकनी वगैरह छत में, तो सुंदर भी लगते हैं, हवा का शुद्धिकरण भी करते हैं, और हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का निर्माण भी करते हैं। बहुत सारे यूज़फुल हैं पौधे। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा है? औषधीय पौधा कौन सा भैया, जिससे दवाई बनती है? तो आप यहाँ पर देखेंगे तो तुलसी, बिल्कुल दवाई बनती है, लोग चाय वगैरह में डालते हैं, जुकाम ठीक हो जाता है। नीम, हाँ भाई बहुत ज़रूरी है नीम, नीम से बहुत सारी बीमारियाँ दूर होती है। और हल्दी तो है ही आयुर्वेदिक। तो आप लिखेंगे उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट हैं। अगला प्रश्न है, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं? किस प्रक्रिया, वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे वो ऑक्सीजन बनाते हैं, ऑक्सीजन निर्माण करते हैं पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है प्रकाश संश्लेषण, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और उसी ऑक्सीजन को इंसान लेते हैं। मुझे अगला प्रश्न है हमारे लिए कि पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है पौधों से हमें? पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा आश्रय, तीसरा है औषधियाँ। सिंपल सी बात है, पौधों से हमें भोजन भी मिलता है, पौधों से हमें आश्रय भी मिलता है, पौधों से हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि सबसे लास्ट वाला डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, और अब इंग्लिश मीडियम में आपको सेम वही चीज़ें जो अभी मैंने पीछे आपको क्लियर कर दी है, और इसी को आप पढ़ समझ करके अपने आंसर देंगे। अगला प्रश्न है आपके लिए अथवा में, अथवा में भी एक सवाल है कि पत्तियों द्वारा भोजन बनाने के लिए निम्न में से क्या नहीं किया जाता? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीजन गैस, यानी कि जब पत्तियां भोजन बनाती है तो वो ऑक्सीजन नहीं लेती है, ठीक है, ऑक्सीजन वो छोड़ती हैं ताकि वो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद रहें। और हम लोग इतने निर्दयी हो गए हैं, हम लोग स्वार्थी हो गए हैं कि हम पौधों को काट देते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने पौधे नहीं काटने हैं, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाना है, बल्कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। अगला प्रश्न है, जब हम सरल रेखा से अनुदिश गति करती वस्तुओं को देखते हैं, हम पाते हैं कि विभिन्न वस्तुएं एक दूरी तय करने के लिए अलग अलग समय ले सकती है। वस्तुओं में गति की दर अलग अलग हो सकती है। किसी वस्तु की गति मापने का सबसे सरल तरीका उस वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। उस वस्तु की चाल कहलाती है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि चाल का सही सूत्र पहचाने। तो जो चाल का सही सूत्र है वो है गति बराबर दूरी बटे समय। गति बराबर दूरी बटे समय, कहा गया चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आपका सही हो गया। एक समान गति होती है जब, भाई समान गति किसे कहते हैं? समान गति होती है वस्तु स्थिर गति से चलती है ना। जब वस्तु जो है नियत चाल से, यानी कि सिस्टम से चल रही है, भाई यहाँ से आ रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, या ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ठीक है, या अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। तो ये क्या है आपका वो समान गति कहेंगे हम, ठीक है। कोई एग्जांपल आप ज़रूर बताएं। एग्जांपल या तो कोई लेफ्ट राइट चल रहा हो, ऊपर नीचे चल रहा हो, या अंदर बाहर हो रहा हो, तो कोई भी एक एग्जांपल आप बताएंगे जो समान गति करती हुई आपको दिखाई दे रही हो। अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु 10s में 50 मीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 10 सेकंड में वो 50 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल कितनी होगी? भाई चाल कितनी होगी उसकी? तो होगा 5 मीटर बटे सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो अथवा वाला कर लें, या इस वाले को या इस वाले को कर लेंगे। आदि एक वस्तु 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गति करके 2 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है, तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करो। तो वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है वो होगी 120 किलोमीटर। तो ये प्रश्न आपका पेपर था, बहुत ही आसान था। कैसा लगा, कितना आसान कितना टफ था, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, और आपको और भी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर चाहिए होंगे, या आप उन चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।